नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम 10वीं यूनिट को पूरा कर रहे हैं, जिसमें हमारी केवल आत्मकथाएं शेष हैं। बाकी सभी विधाएं हमने पूरी कर ली हैं। हमारे सिलेबस में 4 आत्मकथाएं लगी हुई हैं, जिसमें से आज हम डॉक्टर तुलसी राम जी द्वारा रचित उनकी आत्मकथा मुर्दहिया को पढ़ेंगे। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। वीडियो को पूरा देखें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर तुलसी राम जी के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। डॉक्टर तुलसी राम जी का जन्म जो है वो 1 जुलाई सन 1949 में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम प्रभा चौधरी है। उनके एक पुत्री है जिसका नाम अंगीरा है और ये एक ज़िला आजमगढ़ से वे ताल्लुक़ रखते हैं। और डॉक्टर तुलसी राम जो थे वे बचपन में सामाजिक मान्यताओं और बंधनों से बहुत अधिक जूझे थे। इनका बचपन जो था वो सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों में बीता था। गरीबी तो बहुत अधिक इन्होंने अपने जीवन में झेली और आरंभिक जीवन में इन्होंने सामाजिक आर्थिक मानसिक पीड़ा जो इन्होंने झेली थी, वही सब इन्होंने अपने इस साहित्य में व्यक्त करने की कोशिश की है, जिसका नाम मुर्दहिया है। लेखक ने अपनी आत्मकथा को 2 भागों में लिखा है। जो पहला भाग है मुर्दहिया, वो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है और इसका दूसरा भाग इन्होंने मणिकर्णिका के नाम से लिखा है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो ये 2 भाग हैं इनके नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुर्दहिया जो है इसका प्रकाशन सन 2010 में किया गया था राजकमल प्रकाशन के द्वारा। अब मुर्दहिया की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मुर्दहिया जो शब्द है इसका अर्थ क्या है। डॉक्टर तुलसी राम जी ने ही इस शब्द का अर्थ अपनी आत्मकथा में बताया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। डॉक्टर तुलसी राम जी द्वारा जो ये रचित मुर्दहिया आत्मकथा है, दलितों की पीड़ा को रेखांकित करने के साथ साथ अपने गांव धर्मपुर आजमगढ़ के जरिए उस समय के पूरे भारतवर्ष के गांवों को ही चित्रित करती है। डॉक्टर तुलसी राम जी कहते हैं, इसमें मेरा दर्द है, मेरे समाज का दर्द है, मेरा पूरा जीवन मुर्दहिया है। मुर्दहिया यानी गांव का वह कोना जहां मुर्दे फूंके जाते हैं। मुर्दहिया यानी गांव का वह हिस्सा जहां मरे हुए जानवरों के चमड़े उतारे जाते हैं। तो हमें मुर्दहिया का अर्थ स्पष्ट हो गया कि मुर्दहिया गांव का वह कोना है जहां पर लोगों को मृत्यु के बाद जलाया जाता था और मरे हुए जानवरों के चमड़े उतारे जाते थे। इन्होंने जो ये मुर्दहिया आत्मकथा लिखी है, इसको इन्होंने 7 भागों में विभाजित किया है। इन 7 भागों के नाम हम देख लेते हैं। भूतही परिवार की पृष्ठभूमि, मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, भूतनिया नागिन, चले बुद्ध की राह, आजमगढ़ में फाका कशी। ये इसके 7 भाग हैं जिनको मुख्य केंद्र ये हेडिंग्स हैं जिनके अंदर इन्होंने लिखा है इन्हीं के बारे में। तुलसी राम जी द्वारा अपनी आत्मकथा को मुर्दहिया नाम देना केवल एक शीर्षक नहीं है, बल्कि उनकी रचना की आत्मकथा है। दरअसल ये मुर्दहिया जो स्थान था, ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द विलेज था, यानी कि गांव के बिल्कुल बीच का ऐसा कोना था जो गांव का प्रत्येक रास्ता जो था वो उसी कोने से होकर गुज़रता था। तो जिसको हम जैसे कई बार बोलते हैं हार्ट ऑफ द सिटी, तो ये वही हार्ट ऑफ द सिटी हम कह सकते हैं इस कोने को, वो था। मुर्दहिया आत्मकथा में गांव में घटित हर घटना को
अंधविश्वास से जोड़कर देखा जाता था। अब मैं आपको इसके एक एक जो इन्होंने 7 भाग हैं उनको अलग से थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब ज़रूर करूँगी, लेकिन मैं आपको एक पूरा सारांश बता देती हूँ कि इसमें आत्मकथा में आखिर है क्या। कि मुर्दैया आत्मकथा में गांव में घटित हर घटना को अंधविश्वास से जोड़कर देखा जाता था। उल्का पिंड का रात में टूटना, इस चीज़ को भूत समझा जाता था। अगर कोई उड़ता हुआ कौआ किसी के पैरों पर चोंच मार देता तो इसे भी अपशगुन माना जाता था, क्योंकि कौए को शनि का रूप माना जाता है, इसीलिए उसको अपशगुन मान लिया जाता था। बचपन में डॉक्टर तुलसीराम को चेचक निकल आने के कारण उनकी एक आँख जो है वो चली गई थी, यानी कि वे एक आँख से नहीं देख पाते थे। जब चेचक की महामारी फैली थी तो लगभग सभी लोग जो है इस महामारी से ग्रसित हो गए थे। ये डॉक्टर तुलसीराम उसी समय की बात कर रहे हैं तब अधिकतर लोगों को, जैसे हमने कई फिल्म स्टारों के चेहरे पर भी देखा है कि जैसे ओमपुरी जी थे, उनके भी पूरे फेस पे चेचक के दाग थे, तो इसी तरह के दाग जो है वो लेखक के चेहरे तथा शरीर पर भी चेचक के घाव हो गए थे और उनकी एक आंख भी इस कारण चली गई थी। डॉक्टर तुलसीराम को चेचक निकल जाने के कारण आंख जब उनकी चली गई तो फिर गांव वाले इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपशगुन मानते थे। डॉक्टर तुलसीराम मुर्दैया आत्मकथा के माध्यम से पूरे भारतीय देहाती गाँव में फैले अंधविश्वास को बताना चाहते हैं। गांव की दक्षिण दिशा में दलितों को रहने के लिए प्रेरित किया जाता था। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा को अच्छा नहीं माना जाता हमारे मान्यताओं में, कि जो भी महामारी आती है वो दक्षिण दिशा से आती है। इसीलिए ऐसा माना जाता था कि जो दलित यानी कि जो बहुत अच्छी जाति के लोग नहीं हैं, तो उच्च जाति के लोग उनको कहते थे कि तुम दक्षिण दिशा में रहो, ताकि जो भी प्रकोप आए वो उन्हीं के ऊपर आए। दलितों को रहने के लिए ब्राह्मणों, ठाकुरों आदि के द्वारा इस चीज़ के लिए दक्षिण दिशा में रहने के लिए विवश किया जाता था, क्योंकि एक हिंदू अंधविश्वास के अनुसार किसी भी गांव की दक्षिण दिशा में ही सर्वप्रथम कोई भी महामारी या आपदा आती है। एक तरफ धर्मपुर गांव अंधविश्वास में डूबा हुआ था। इस गांव का नाम आप लोग अंडरलाइन कर लें, क्योंकि ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो गाँव में जो था वो धर्मपुर गांव में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास था। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर तुलसीराम जी पढ़ने लिखने के लिए बहुत प्रयास किया इन्होंने, और ज्ञान हासिल करने के लिए परिवार और समाज की विपरीत परिस्थितियों को भी इन्होंने झेला था। मतलब स्कूल में भी इनको, मैं इनके 7 भागों में जब स्कूल के भाग को बताऊंगी तब भी आपको बताऊंगी, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं अभी दे देती हूँ कि स्कूल में भी इनको, इनके जो हेड मास्टर थे वो इनको चमड़ा चमड़ा कहकर इस तरह की गालियाँ देकर इनको संबोधित करते थे, क्योंकि एक इसी तरह की जाति से ये संबंध रखते थे। तो इन्होंने, लेकिन इन सब परिस्थितियों को झेलकर भी इन्होंने 10वीं कक्षा में ये प्रथम आए थे, जो कि उस समय का एक बहुत मुश्किल काम था। पहले 10वीं कक्षा में प्रथम आना इतना आसान नहीं होता था। एक होनहार विद्यार्थी के रूप में और पूरे गांव में उनकी ख्याति फैल गई थी। इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए ये कॉलेज में भी पहुंच गए थे, और जहां पर उनको स्कॉलरशिप भी मिली थी। मुर्दैया आत्मकथा में वेदना, आक्रोश, उत्तेजना, उतावलापन नहीं है, अपितु इसमें सभी चीज़ों को बड़ी बारीकियों से पेश किया गया है। तुलसीराम जी का चमड़ा और कनवा जैसे अपमानजनक संबोधनों से सूचित होते हुए भी इन सभी रूढ़िवादी परिवेश के बीच से अपना रास्ता निकालते हुए इन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना और एक प्रेरक प्रसंग के रूप में ये उभरे थे। इतनी विपरीत परिस्थितियों का सामना इन्होंने किया, लेकिन उसके बाद भी आज इतने प्रसिद्ध हैं कि इतने सालों बाद आज हम उनकी आत्मकथा को पढ़ रहे हैं। तो हमें उनके जीवन से बहुत अधिक प्रेरणा लेनी चाहिए। तो चलिए इसके भागों को थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं कि प्रत्येक भाग में क्या है। पहला भाग इसका है भूतई परिवार की पृष्ठभूमि। लेखक के परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, अंधविश्वास का बोलबाला था। दादाजी का नाम जूठन था
और दादी का नाम मुसड़िया था। दादी की आयु 100 वर्ष से भी अधिक थी, इसीलिए ऐसा कहा जाता था कि दादी ने कौए का मांस खाया है, इसीलिए इनकी आयु इतनी अधिक है। जब वे 3 साल के थे तब लेखक चेचक से ग्रसित हो गए थे। चेचक के कारण लेखक की दाईं आंख की रोशनी चली गई थी और पूरे शरीर पर चेचक के दाग थे। पूरे गांव में चमरिया देवी की पूजा की जाती थी, उन जो देवी की जो पूजा की जाती थी उनके ऊपर सूअर की बलि चढ़ाई जाती थी। लेखक की दलित बस्ती में कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, केवल लेखक ही थोड़े बहुत पढ़ना लिखना जानते थे, इसलिए गांव में जितनी भी चिट्ठियां आदि आती थी उन्हें लेखक ही सबको पढ़कर सुनाया करते थे। इस प्रकार ये जो मतलब भूत पिशाच, अंधविश्वास, चेचक की बीमारी को भी अपशगुन और इस तरह की सूअर की बलि, इन सभी चीज़ों से हमें पता चलता है कि कितनी मतलब लेखक के परिवार की पृष्ठभूमि का पता चलता है कि लेखक किस परिवार, कैसी पृष्ठभूमि में रहकर बड़े हुए। इसका दूसरा भाग है मुर्दैया तथा स्कूली जीवन। तो लेखक जो थे वो स्कूल जब गए तो इनके पिताजी ने मुहूर्त निकलवाया था, जिसमें पंडित जी ने मुहूर्त निकाल के बताया था कि इस दिन स्कूल जाना है। तो स्कूल के पहले दिन इनके पिताजी, लेखक के पिताजी जो थे वो अपने कंधे पर बिठाकर इनको लेकर गए थे। और जब इनके हेडमास्टर जी ने इनके जन्म की तारीख पूछी तो वो भी लेखक के पिताजी को नहीं पता थी। उन्होंने अंदाजे से बताया कि लगभग 2-3 साल पहले, 3-4 साल पहले इसका जन्म हुआ था बरसातों के आसपास। इसीलिए अंदाजे से ही इनकी जन्म जो तारीख थी वो हेडमास्टर साहब ने 1 जुलाई लिख दी थी। ये कोई कंफर्म उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। पहले अधिकतर ऐसा ही होता था कि क्योंकि पहले डॉक्टर्स वगैरह के यहाँ डिलीवरीज नहीं होती थी लेडीज़ की, इसलिए आजकल तो सभी लोगों को पूरा एग्जैक्ट टाइम पता होता है, लेकिन तब ऐसा नहीं होता था, अंदाजे से ही जन्म तारीखें लिखी जाती थी। और अधिकतर अध्यापक ऐसे ही जन्म तारीखों को मेंशन करते थे। लेखक की कक्षा में 43 बच्चे थे, जिसमें से 3 लड़कियां थीं और 40 लड़के थे। यानी लड़कियों को लोग स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, बहुत ही कम भेजते थे, इसलिए कक्षा में कि मात्र 3 ही लड़कियां थीं। दलित छात्रों की पंक्ति अलग से बनवाई जाती थी। इसी वातावरण में उनकी शिक्षा हुई, यानी बचपन से ही उनको एक तरह का अलग अलग सा महसूस हुआ स्कूल में भी कि दलित, क्योंकि वो खुद एक दलित जाति से संबंध रखते थे, तो उनकी पंक्ति अलग से बनवाई जाती थी। संसाधनों की कमी थी, लेखक के पास कोई किताब भी नहीं थी। लेखक का स्कूल में मन नहीं लगता था क्योंकि उन्हें स्कूल में अपमानजनक महसूस होता था, और लेखक के जो मुंशी जी थे वो भी उनको गालियां देते थे और उन्हें चमरा चमरा कहकर संबोधित करते थे। परंतु लेखक का एक मित्र था जिसका नाम संकटा सिंह था। वो उच्च जाति का, स्वर्ण जाति का था, लेकिन वह लेखक से मित्रता रखता था और लेखक की शिक्षा दीक्षा में उसकी मदद भी करता था। और गांव में जो मुंशी जी थे इनके, वे सभी, जब ये लेखक कक्षा 2 में थे तो सभी से 2-2 रुपये मंगवाए थे बच्चों को पास करने के लिए, लेकिन इन्होंने 2 रुपये नहीं दे पाए थे क्योंकि इनका परिवार इतना समृद्ध नहीं था कि वे 2 रुपये भर सके। तो इनके पिताजी ने तब यही कहा था कि पैसे देकर तो हर कोई पास हो सकता है, लेकिन आप बिना पैसे देकर कक्षा को उत्तीर्ण करो। तो इनको स्कूल में फेल कर दिया गया था कक्षा 2 में, लेकिन कक्षा 3 में इन्होंने पूरी मेहनत की और अपने खुद के दम पर ये पास हो गए थे। तीसरा इसका जो भाग है वह है अकाल में अंधविश्वास। लेखक को सबसे अधिक प्यार उनकी दादी करती थी और गांव में बहुत अधिक अकाल पड़ा था, जिसके कारण सभी लोग की हालत पस्त हो गई थी। गांव में अकाल के माहौल में भी सब लोग एक साथ बैठते थे, लोग गीत गाते थे और ढोलक आदि बजाते थे। इस बार नेट का जो पेपर हुआ था उसमें दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा वाद्य यंत्र वे बजाते थे, तो इसका उत्तर जो है वो ढोलक था।
ढोलक, क्योंकि गांव में हम देखते हैं नॉर्मली जो लोकगीत आदि होते हैं उनमें ढोलक बजाई जाती है। तो कुछ चीज़ें हम अगर अब वीडियो में कुछ चीज़ें रह भी जाएं, क्योंकि पूरी किताब वीडियो में बताना संभव नहीं होता है, तो कुछ चीज़ें हमें खुद सोचनी भी चाहिए कि जैसे लोक जीवन है, लोक संस्कृति है, तो कौन सा वाद्य यंत्र अधिक सूट करता है आंसर देने के लिए। गांव में जब अकाल पड़ा था तब चूहों के द्वारा ले जाया गया अनाज जो होता था, जो चूहे अनाज बिलों में ले जाके भर लेते थे, उसको चूहों को मारकर उनके बिलों से अनाज निकालकर लोग उसको खाते थे। और चूहों को भी मारकर उनको तलकर उन पे मसाला लगाकर खाया जाता था। बरसाती मछलियाँ भी लोगों के भूख बुझाने का एक साधन थी, क्योंकि अकाल में लोग इतना अधिक त्रस्त हो गए थे। उसी समय महामारी और अकाल की दशा बहुत अधिक खराब थी। इतनी अधिक गरीबी थी कि बरसात में लोगों के घरों में पानी भरता रहता था। लोग नीचे बर्तन आदि लगाकर उस पानी को भरकर बार बार बाहर फेंकते थे। लेखक के दादाजी भी अपनी धोती को आधा फाड़ कर पहनते थे, ताकि वह आधी धोती जब ये फट जाएगी तो उसको आधी धोती वे फिर पहन लेंगे। तो इतनी अधिक गरीबी थी, वेदना थी कि मतलब ऐसे में एक इतना बड़ा लेखक बन जाना ये बहुत बड़ी बात है। जाड़े में बहुत अधिक परेशानी होती थी। सोते समय सूखे धान को ऊपर डालकर लोग सोते थे जाड़े में, जिससे कि ठंड ना लगे। गांव वाले जाड़े के दिनों में बीच में आग जलाकर उसे तापते थे, और वहाँ पर इस इतनी विकट परिस्थितियों में भी अपने लोक शैली, संस्कृति और लोकगीत आदि गाया करते थे। तो दोस्तों, आज हम इसके 3 ही भाग को समझेंगे। बाकी के 4 भागों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।